कैंसर के सह-प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। यूपी के दंगाइयों को मुख्यमंत्री योगी की दो टूक। यूपी को अराजकता स्वीकार नहीं है, सार्वजनिक निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर होगी वसूली। मुख्यमंत्री के दंगाइयों पर किए गए ट्वीट पर अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में कसा तंज। ट्वीट कर कहा, एक बार तो रखकर तोलना पहले सच की तराजू पर, कहीं तेरा सजा देना किसी को तेरा गुनाह ना कहलाए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी पूरी। आज विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 12 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। बीजेपी ने रूठे ब्राह्मण विधायकों को मनाने की कवायद की तेज। विधानसभा सत्र से पहले मंत्रियों ने किया फोन, सदन में मर्यादित व्यवहार करने को कहा। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बाढ़ राहत कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकता। राहत बचाव कार्य के लिए नहीं होगी बजट की कमी। यूपी पुलिस में हो रहा ट्रांसफर के नाम पर बड़ा खेल। बिजनौर, आजमगढ़, गोरखपुर में हुए बड़े पैमाने पर तबादले। ट्रांसफर करने वाले आला अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी में यूपी सरकार। मुरादाबाद में मां ने प्रेमी के साथ मिलकर रची खतरनाक साजिश। पैसों के लिए किया अपने ही बेटे का अपहरण। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया खुलासा। मानसून सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में बीजेपी ने अपने नाराज ब्राह्मण विधायकों को मनाने की कोशिश तेज कर दी। सुल्तानपुर से विधायक देवमणि द्विवेदी की चिट्ठी वायरल होने के बाद सरकार सचेत हो गई है, जिसके तहत यूपी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ पार्टी ब्राह्मण विधायकों के पास फोन भी किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद जवानों को सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, शहीद वीर जवानों को सादर नमन। वीरों के समक्ष समस्त देशवासी नतमस्तक हैं। कोरोना के चलते विधानसभा सत्र काफी छोटा होगा। जानकारी के मुताबिक महज 3 दिनों का ये सत्र होगा और सिर्फ जरूरी कामकाज निपटाए जाएंगे। इस सत्र में सदस्यों के बैठने की जगह भी पहले से अलग होगी। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बाढ़ राहत कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकता। राहत बचाव कार्य के लिए नहीं होगी बजट की कमी। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। बिजनौर एसपी संजीव त्यागी का ट्रांसफर रद्द। एसपी संजीव त्यागी ने किए थे 100 कर्मी के ट्रांसफर। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी ट्रांसफर की खबर। अनुराग आर्य होंगे प्रतापगढ़ के नए एसपी। मऊ के एसपी अनुराग आर्य को मिली है नई तैनाती। संजीव त्यागी अब पुलिस मुख्यालय से संबंध। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी मस्जिद निर्माण की कवायद को तेज कर दिया गया है। बोर्ड के 3 सदस्यों की टीम ने मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ जमीन का सीमांकन और चिन्हांकन कराया है। लखनऊ के इटौजा थाना स्थित उसरना गांव में छोटे भाई ने तंत्र मंत्र में बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया है। पिछले 5 दिनों से घर में दोनों भाई शिवलिंग की प्राप्ति को लेकर कर रहे थे तंत्र मंत्र।
कानपुर के बिकरू कांड के मामले में जय वाजपेयी के तीनों भाइयों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। बिकरू कांड के बाद से ही जय वाजपेयी के तीनों भाई हैं फरार। कानपुर के नवाबगंज में हिस्ट्री शीटर गगन गुप्ता ने सरेआम फायरिंग कर दहशत फैला दी है। हालांकि पुलिस ने हिस्ट्री शीटर गगन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। हाईकोर्ट से पेरोल पर शातिर अपराधी गगन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से 25 हजार का इनामी बदमाश घायल। दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में राजापुरा इलाके में गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया है। मारपीट के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। ग्रेटर नोएडा के दानकोट थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी भीषण आग। कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फिरोजाबाद में व्यापारी पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ। सीसीटीवी में कैद हुई जलते युवक की तस्वीर। व्यापारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे आगरा रेफर कर दिया गया है। व्यापारी ने आग लगाने का आरोप मौसेरी भाई पर लगाया। फिरोजाबाद की घटना पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा, इधर बीजेपी के अपने सांसद विधायक कानून व्यवस्था को लेकर खुद की ही सरकार के शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उधर अपराध नहीं रुक रहे। अयोध्या में भव्य रामलीला की तैयारी। बॉलीवुड एक्टर शहबाज खान बनेंगे रावण। बीजेपी सांसद भी मंच पर आएंगे नजर। दशहरे पर सजाई जाएगी अयोध्या। मऊ के मधुबन थाने की पुलिस ने एक 50 हजार के इनामी शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद बच्चे के अपहरण के बाद बरामदगी पर बड़ा खुलासा। बच्चे की मां ने ही खुद अपने बच्चे का किया था अपहरण और रची थी झूठी कहानी। ग्रेटर नोएडा में 2 शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों वाहन चोरों में से एक वाहन चोर निकला है कोरोना पॉजिटिव। कोरोना निकलने से पुलिस में हड़कंप। कानपुर देहात के नए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने कोषागार पहुंचकर लिया कार्यभार। गाजियाबाद में नगर आयुक्त के पद पर थे तैनात दिनेश चंद्र सिंह। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के धरने का असर। शुगर मिलों ने किया है 53 करोड़ रुपए का भुगतान। जालौन में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दीवार बनाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस शिकायत के बाद भी नहीं कर रही कार्रवाई। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 65,000 से ज्यादा संक्रमित का आंकड़ा 27,66,000 के पार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। आज सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट रिया चक्रवर्ती की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले की जांच कौन करेगा, इसी पर पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से सुशांत के सुसाइड की वजह का पता नहीं चल पा रहा है। बुधवार को सुशांत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम फैसला होने वाला है और इसके बाद ये केस मुंबई पुलिस को जाएगा या सीबीआई को इस पर फैसला होगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया अपडेट सामने आ चुका है। आपको बता दें कि सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की एसआईटी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई रवाना होगी। अभी फिलहाल सीबीआई की टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। ईडी ने सुशांत केस में दर्ज किए गए कई बयानों में अस्थिरता पाई है। रिया चक्रवर्ती, जिनसे 2 बार पूछताछ हुई है, भाई शाविक से 3 बार, इसके साथ ही श्रुति से 2 बार पूछताछ, सिद्धार्थ पिठानी से 2 बार ईडी ने पूछताछ की है। अभी तक ईडी ने 13 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एजेंसी का कहना है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जानकारी शेयर नहीं की है, न ही उनकी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट साझा की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ईडी सुशांत के केस के प्रमुख संदिग्धों को फिर से समन जारी करेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो 14 जून को सुशांत ने फांसी लगाई थी। इसके बाद 25 जुलाई को सुशांत के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई। 29 जुलाई को रिया की केस मुंबई ट्रांसफर की अपील रिया ने की सुप्रीम कोर्ट पर, जिसमें आज तस्वीर साफ होने वाली है। 2 अगस्त को पटना एसपी मुंबई पहुंचे थे। 2 अगस्त को ही पटना एसपी को क्वारंटीन किया गया। 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा गया। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और 7 अगस्त को रिया को ईडी ने बुलाया था। इस मामले को लेकर जो 7 सबूत सामने आ रहे हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। सुशांत के गले पर फांसी के निशान हैं। गले पर निशान की लंबाई, सुशांत की आंखें बाहर नहीं, मुंह से कोई झाग नहीं निकला है। इसके साथ ही साथ गले पर निशान का कपड़े से मिलान नहीं हुआ है और पंखे से कपड़ा लटका मिला है। जीभ टेढ़ी नहीं हुई। तो ये वो कुछ सबूत हैं जिसके बाद से ही उनकी मौत को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय लखनऊ से इस वक्त मौजूद हैं। संजय आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल, लगातार इस मामले को लेकर कई तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। पहले रिया ने खुद मांग की थी कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, और जब सीबीआई के खाते में ये केस गया तो रिया की जो गतिविधियां देखने को मिली उसके बाद से शक के घेरे में रिया है। हालांकि आज बड़ा दिन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज एक बड़ा दिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के क्या फैसला लेता है, क्योंकि लगातार इस पूरे मसले को लेकर के आरोप प्रत्यारोप तो होते रहे, लेकिन जिस तरह से 2 राज्यों के बीच में घमासान मची हुई है, जिस तरह से 2 राज्य एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वो बड़ा आश्चर्यजनक है। क्योंकि इस पूरे मामले पर सभी को एक होना चाहिए था, कानून का एक स्वरूप दिखना चाहिए था, जांच का एक स्वरूप होना चाहिए था, और कम से कम इस मामले पर हिला हवाली नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर के एक राज्य दूसरे राज्य पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी जांच को प्रभावित किया जा रहा है, कोई पॉलिटिकल इशू इस पूरे मसले को बना रहा है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। और मुझे लगता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आएगा वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक अनोखा जरूर हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कि मुंबई सरकार को या मुंबई पुलिस को इस बात को लेकर क्या आपत्ति है कि बिहार पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं आता है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो जांच करे। और वहीं बिहार पुलिस इस बात को लेकर के लगातार दावा कर रही है, बिहार सरकार इस बात को लेकर के लगातार दावा कर रही है कि इस पूरे मामले पर बहुत सारे तथ्य छुपाए जा रहे हैं, और अगर वो इस पूरे मसले की जांच करते हैं तो वो सभी तथ्य खुल करके सामने आएंगे। हालांकि सच्चाई क्या है उसका इंतजार सभी को है। रिया ने इसमें क्या किया था, या इसमें किसी और की गलती है, या ये फांसी थी, या फिर ये हत्या थी, ये आत्महत्या थी, इन सभी चीजों को लेकर के लगातार मामले जो हैं वो उलझते चले जा रहे हैं। और यही कारण है इस पूरे मामले को लेकर के पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर निर्भर सभी लोग हैं। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इसकी जांच जो है वो निर्बाध गति से आगे बढ़ पाएगी, तभी ये बात सामने आ सकती है, तभी ये बात साफ हो सकती है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया था या फिर सुशांत सिंह की हत्या हुई थी। और जाहिर है कि जिस तरह से रिया की गतिविधियां हैं, जिस तरह से अभी तक ईडी ने जांच की है, जिस तरह से अकाउंट से लेन देन हुआ है, उनसे कहीं ना कहीं रिया की गतिविधि जरूर संदिग्ध लग रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अभी भी फैसला इस बात पर अटका हुआ कि आखिर इस पूरे मामले की जांच कौन करेगा, क्योंकि जाहिर है कि जब तक जांच नहीं आगे बढ़ती है तब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि ये जरूर है कि कुछ कदम ईडी आगे बढ़ी है, कुछ कदम पुलिस भी आगे बढ़ी है, लेकिन जाहिर है कि तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही मुझे लगता है कुछ ना कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। बिल्कुल विजय, और संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय देखिए, 2 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राजदार हैं, कई लोगों की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम सामने तो है, साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के साथ रहते थे, लेकिन उनका कहना है कि वो इस मसले को लेकर कुछ भी नहीं जानते हैं। यानी कि हर दिन एक के बाद एक नए राजदार सामने आ रहे हैं, और इसी वजह से ये केस काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। बिल्कुल, सबको पता है जिस प्रकार से सुसाइड की मौत हुई उसके बाद से कई सारी गुत्थियां इसमें उलझी हुई सी नजर आई। उसके बाद से लगातार नए नए मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला कर सकता है इसमें, उसको लेकर सभी को इंतजार है किस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सुशांत की मौत है वो एक गुत्थी बन गई है। उसमें रिया चक्रवर्ती है, उनके दोस्त कोठारी हैं। कोठारी कहते हैं कि उनको पता नहीं, रिया चक्रवर्ती अलग से मांग करती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, उसको लेकर पूरी चीजें हैं। जी विजय, इस पूरे मसले में जो कॉल डिटेल्स अब सामने आई हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि रिया ने 2 दिन तक सुशांत से बात नहीं की थी, लेकिन सुशांत के साथ रहने वाले लोगों से लगातार वो कांटेक्ट में थी और इसीलिए रिया पर शक ज्यादा गहराता जा रहा है। बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ज़रूर पुलिस से छूटी हुई हैं और यही वजह है जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है वो उलझा हुआ है। मुंबई पुलिस ने अगर इस पूरे मामले पर अपनी जांच को पारदर्शी रखा होता या फिर पूरे मामले पर वो साफ तरीके से पूरी जांच कर रही होती तो मुझे लगता नहीं कि इस पूरे मामले पर बिहार पुलिस का इंटरफेयर होता। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनकी जाँच से संतुष्ट नहीं थे उनके पिता, इसी वजह से बिहार में उन्होंने इस पूरे मामले की FIR दर्ज कराई और जब बिहार पुलिस एक्टिव हुई तो कई सारे फैक्ट्स जो है वो सामने आए जिसकी वजह से ये पूरी जांच जो है वो उलझी हुई नजर आई। और यही कारण है कि आज जब जैसे जैसे ईडी कदम बढ़ा रहा है या फिर मुंबई पुलिस जो जांच आगे कर रही है या बिहार पुलिस की तरफ से जो चीजें सामने कही जा रही हैं वो सभी चीजों को एक साथ न जोड़ने के बजाय एक दूसरे को कहीं ना कहीं उलझाती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर के रिया ने जो यहाँ पर अपनी याचिका दाखिल की है वो शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला हो सकता है कि आखिर इस पूरे मामले की जांच करेगा कौन, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर सिर्फ अभी तक आरोप लग रहे हैं। हालांकि कुछ कदम जांच के जरूर आगे बढ़े हैं लेकिन ये कदम जांच में कोई चीज साफ करती हुई तस्वीर नहीं दिख रही है बल्कि पूरे मामले को उलझाती हुई नजर आ रही है। हालांकि रिया की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही है। जैसे जैसे अकाउंट्स खातों की जांच हो रही है, जैसे जैसे उनके कॉल डिटेल्स की जांच हो रही है और जिस तरह से वो अभी भी छिपी हुई है या कहा जाए कि अभी भी वो सामने आकर के बात नहीं कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ये चीजें और भी ज्यादा साफ होते जा रही है कि ऐसा क्या है जिसकी पर्देदारी की जा रही है, ऐसा क्या है और इसको इस छुपाए तरीके जाने से की ईडी ने भी कोशिश हो रही है। संकेत दिए हैं कि जो पूछताछ की जा रही है उसमें रिया कोऑपरेट नहीं कर रही है। आज जो तस्वीर साफ होगी सुप्रीम कोर्ट से, इसके बाद की भी स्थिति काफी साफ होने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ। संजय, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी बता दें, दिल्ली NCR में अंधेरा छाया हुआ है। दिन में हुआ घोर अंधेरा। गाजियाबाद, नोएडा में भी बादल छाए। दिल्ली NCR में भारी बारिश के आसार हैं। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो दिल्ली NCR में अंधेरा छाया, रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम सुहावना हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली NCR की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिन की तस्वीर है जहां आप तस्वीर देख रहे हैं, दिल्ली NCR की ये तस्वीर जहां पर अंधेरा छा गया था। सुबह सुबह की ये तस्वीर और इस वक्त 3 तस्वीरें दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा की आप देख रहे हैं। तो दिल्ली NCR में मौसम काफी सुहावना है, लेकिन कई जगहों पर इस बारिश के बाद स्थिति काफी भयंकर भी होते जा रही है क्योंकि कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के लोगों को राहत मिली है क्योंकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई। नोएडा की तस्वीर देखिए और दिल्ली में भी घना अंधेरा सुबह सुबह छाया हुआ था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जतिन गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत भी हमारे साथ मौजूद हैं और विजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्या इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मौसम सुहावना हो चुका है, लोगों को कितनी राहत मिली है? देखिए, सुबह से ही बारिश शुरू हो गई और जैसा कि आप कह रही थी कि अंधेरा हो गया, तो निश्चित है एक अंधेरे जैसा हो गया। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं साहिबाबाद में राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हूं और साथ साथ तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए, आप समझ जाएंगे तस्वीरें देखकर कि जो हालात हैं वो किस तरह के हो गए हैं। और निश्चित तौर पर ये जो जल भराव की स्थिति है वो NCR में कई बार हो जाती है और इससे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि लोगों को राहत भले ही मिलती है लेकिन जो परेशानी है वो जरूर इस बारिश के साथ आती है। आप देखिए कितनी मूसलाधार बारिश इस समय
में भी हो रही है और लोग छाता लेकर घरों से बाहर निकले हैं और जहां तहां वो जगह भी तलाश रहे हैं। जैसे मैं मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूं तो यहाँ लोग और तमाम लोग खड़े हुए हैं और इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस समय जो हालात हैं वो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरह मूसलाधार बारिश जो है ये सुबह से हो रही है। लोग छाता लेकर निकले हैं, लेकिन सुबह के वक्त एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली है गर्मी से, तो वहीं परेशानी ये बारिश लेकर आई है। लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी। जो लोग सुबह ऑफिस जा रहे हैं या दूसरे गंतव्य तक जा रहे हैं उनको बारिश से दो चार होना पड़ रहा है और साथ ही साथ जल भराव की जो स्थिति है उससे लोगों को दो चार होना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं एक परेशानी लेकर लोगों के लिए जरूर आती है। जी रजत, ग्रेटर नोएडा में इस वक्त तस्वीर क्या है, मौसम को लेकर क्या ताजा स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ग्रेटर नोएडा की बात करें जहां पहले गर्मी से लोगों को काफी परेशानियां थी, जो भीषण गर्मी थी, वहीं अगर आज जब से बारिश हुई है लोगों को जो मौसम है सुहावना हो चुका है। लेकिन जिस तरह से जो बारिश हो रही है, अभी भी लगातार जो बारिश हो रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से बारिश होने के बाद अब जो प्राधिकरण की पोल भी खुली, क्योंकि बारिश अभी काफी टाइम से नहीं हुई थी। अब जो बारिश उसके बाद जो गलियां हैं वो उफान पे हैं, जो छोटी छोटी जो नालियां उससे भी लोगों को अब काफी परेशानी हो रही। जो पहले जो बारिश के कारण जो समस्याएं होती थी अब उससे भी ज्यादा समस्या है, क्योंकि जल भराव होने लगा है। जो प्राधिकरण है उसकी भी पोल करेगी। जो मौसम सुहावना है, जो आसमान पे काली जो घटाएं छाई हुई हैं। हालांकि जब से जो बारिश शुरू हुई है उससे जो लोगों का आवागमन कम है, जो लोग नौकरी जाते हैं उनका भी अब जो देखोगे सड़कों तो भीड़ भाड़ भी काफी कम नजर आ रही है। जी विजय, दिल्ली एनसीआर में तो मौसम सुहावना हो चुका है, लखनऊ की तस्वीर क्या देख पा रहे हैं आप? लखनऊ की बात बताएं जया तो आपको बता दें कि रात 12 बजे से ही यहाँ पर मौसम अचानक परिवर्तित हुआ। हालांकि एक दिन पहले काफ़ी घनी धूप थी या कहा जाए काफ़ी उमस भरी धूप थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन रात 12 बजे से अचानक मौसम बदला है और रात से ही बारिश होनी शुरू हो गई है, जो कि अभी तक चल रही है और अभी भी घनघोर बादल छाए हुए हैं और अभी भी भारी बारिश राजधानी लखनऊ में हो रही है। और जिस तरह के अंदेशा है, जिस तरह की मौसम को देख करके एक अंदाजा लगाया जाता है, उससे ये लग रहा है कि आज पूरे दिन भर ये बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिक जो थे उनसे जो मेरी बातचीत हुई है उन्होंने इस बात को कहा है कि अगले 2-3 दिनों तक इस तरह का मौसम राजधानी लखनऊ में बना रहेगा। यानी अगले 2-3 दिनों तक राजधानी लखनऊ के जो लोग हैं उन्हें उमस से, गर्मी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन साथ साथ बारिश भी उन्हें रहेगी। यानी बारिश जो है वो लगातार होती रहेगी। हालांकि इसके बाद किस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि अभी तक 1-2 बार बारिश जरूर हुई है लेकिन लगातार बारिश राजधानी लखनऊ में नहीं हुई है। लेकिन अब जिस तरह की जानकारी आई है उसके अनुसार अब ये बारिश जो है वो लगातार 4-5 दिन तक रहने वाली है। हालांकि इसके बाद किस तरह का जलभराव होता है या किस तरह की तस्वीरें आती हैं वो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन कम से कम सबसे राहत की बात यह है कि जो एक उमस भरी गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को एक सुकून मिला है। जी जतिन, जल निकासी को लेकर दावे हर साल होते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो तस्वीरें हर साल एक जैसी दिखाई देती हैं और दिल्ली एनसीआर में जल जमाव की जो स्थिति है उससे हर साल लोगों को दो चार होना पड़ता है। इस बार कोई अलग व्यवस्था आप देख रहे हैं या वही ढाक के 3 पात वाली बात है? बिल्कुल, देखिए वही पहले वाली बात है जो हर साल होता था। सिर्फ दावे होते थे और वो दावे खोखले हैं और वो खोखले गड्ढों में पानी भी भर जाता है। ये आप समझ सकते हैं, हमने हर बार दिखाया है। तस्वीरें साथ साथ दिखाते हुए बता देता हूं कि तेज बारिश है, मेट्रो स्टेशन के नीचे का इस समय इस तरह का हाल है और धीरे धीरे मैं आपको कोशिश करूंगा कि बारिश के बीच से भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं, जिससे आप ये समझ जाएं कि जो हालात हैं वो एनसीआर में कितने भयावह हो जाते हैं। दावे हर साल होते हैं लेकिन उन खोखले दावों की हकीकत यहाँ है। ये देखिए, यहाँ सामने आपको ये राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन दिखाई देगा और ये देखिए किस तरह का जो जलभराव है वो यहाँ पर है और यहाँ से वाहन चालकों को निकलने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बारिश हो रही है तो तमाम लोग जो हैं वो दाएं बाएं कहीं जगह तलाश रहे हैं, इसलिए यहाँ भीड़ थोड़ी वाहनों की कम है। लेकिन ये जो नगर निगम की लापरवाही है इसकी वजह से दिन भर यहाँ पर परेशानी बनी रहती है और पुलिस को भी यहाँ काफी मशक्कत इसी वजह से करनी पड़ती है। सोचिए, जो लापरवाही है वो नगर निगम की है लेकिन खामियाजा पुलिस को भुगतना पड़ता है और आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जी रजत, ग्रेटर नोएडा में ड्रेनेज को लेकर क्या कोई अलग व्यवस्था दिखाई दे रही है या यहाँ पर भी जल जमाव से लोगों को परेशानी हो रही है?
जी बिल्कुल, बारिश का जो मौसम का मिजाज बनता है, लेकिन उसी के बाद अब जो सड़कों की हालात है बेहद ही देखने वाली हो, क्योंकि कुछ ग्रामीण जगह यहाँ पर ऐसी है जहाँ पर जो लोगों को निकलना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे सूरजपुर की बात करें, जो तमाम जो कस्बे हैं उन पर काफी जो प्राधिकरण है उन पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, उनको काफी समस्याएं होती है। आखिर अब जो आने वाला टाइम है, क्योंकि अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है, आगे चल के जो निकासी होगी, जो पानी की निकासी बेहद ही खराब है, जो गड्ढे हैं लोगों को काफी आना जाने प्रॉब्लम होगी। कहीं ना कहीं जो आगे चल के प्राधिकरण की पोल भी खोलेगी, आखिर जो जल निकाव है वो काफी ठीक नहीं है। यहाँ की स्थिति बेहद ही खराब है। लोगों का जो आवागमन था, जो घरों से निकलते थे, घरों से निकलने के बाद जो जल भराव है वो तालाब बन चुका है। लोगों को काफी समस्या हुई आगे चल के इस मामले। जी विजय, लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में क्या व्यवस्थाएं आप देख पाते हैं कि राजधानी होने के नाते क्या ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था है या यहाँ पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? आपसे जवाब लूंगी विजय, लेकिन इस वक्त एक बड़ी जानकारी दे दें। आगरा में बस हाईजैक की गई है, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आगरा में बस के हाईजैक होने की खबर सामने आ रही है। कार सवार बदमाशों ने बस को हाईजैक किया, ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बनाया गया। कार सवार बदमाशों ने हाईजैक की है बस को, और आपको बता दें कि ड्राइवर कंडक्टर को बंधक बनाया गया है। इसके पीछे वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन बस के हाईजैक होने की खबर मिल रही है। दरअसल कार सवार बदमाशों ने बस हाईजैक की, आगरा में बस हाईजैक की गई है। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये पूरा मामला है, वजह क्या बताई जा रही है बस के हाईजैक होने की? जैन पूरे मामले को लेकर जो पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार जांच पड़ताल में जुटे हुए। पूरा ये मामला है क्या, क्योंकि जिस प्रकार से बस जो कुबेरपुर इलाका है पश्चिमी बाईपास, वहाँ इस बस को रोका गया और सवारियों को उसके बाद आगे ले जाया गया। कुबेरपुर पर सब सवारियों को उतारकर बस को हाईजैक किया गया और सभी को उतारकर वहाँ से बस को ले गए। लेकिन सबको ले जाकर जिस प्रकार से सुबह तड़के सवेरे का मामला है, उसके बाद जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो हड़कंप मचा हुआ है पूरे पुलिस महकमे में। अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस के। आखिर ये मामला क्या है? फाइनेंस कर्मी बनकर इस बस को रोका गया था, उसके बाद बस को हाईजैक किया गया और जो सवारियां थी, लगभग 30 से अधिक सवारियां थी, उनको उतार कर बस को हाईजैक करके ले जाया गया है वहां से। जी, ये कब की घटना बताई जा रही है संजय? इस सुबह तड़के की घटना बताई जा रही है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे की आसपास की घटना यह पूरी बताई जा रही है। फाइनेंस बनकर इस बस को रोका गया, सवारियों को उतारा गया और बस को वहां से हाईजैक करके ले जाया गया। तो एक गंभीर पूरी घटना है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं अधिकारी। अब बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि स्थिति अब तक साफ नहीं हो पा रही है इस मामले को लेकर। वजह क्या है इसके पीछे, ये स्थिति साफ नहीं है। लेकिन आगरा में बस हाईजैक हुई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। बस में कई लोग भी सवार थे और बताया जा रहा है कि सभी को नीचे उतार दिया गया, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर को बंधक बना लिया गया। कार सवार बदमाशों ने बस हाईजैक की, जो जानकारी इस वक्त आगरा से मिल रही है। बस को हाईजैक करने के पीछे की वजह साफ नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। ड्राइवर कंडक्टर को हाईवे पर उतारा गया, कुछ लोग भी इसमें सवार थे। कार सवार बदमाशों ने बस हाईजैक की है। लगातार ये बड़ी जानकारी आगरा से आपको दे रहे हैं। और न्यू दक्षिणी बाईपास पर बस हाईजैक की गई। आगरा में बदमाशों ने बस को हाईजैक किया। और संजय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कोई भी अपडेट इस मसले को लेकर अब तक आपके पास? इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपडेट्स आ रही है, पुलिस लगातार जांच पड़ताल जुटी है कि अपने आप में एक बड़ी गंभीर घटना है। बस को फाइनेंस कर्मी बनकर रोका गया, हाईजैक किया गया, उसमें सवारी सवार थी, 30 से अधिक उसमें सवारी सवार थी। इसमें गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए बस निकली थी, लेकिन आगरा के दक्षिणी बाईपास से तो हाईजैक किया गया। कुबेरपुर के पास सवारियों को उतारा गया, बस को लिया गया। तो पूरे मामले को लेकर हर बिंदु पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि जिस प्रकार से बस हाईजैक होने की सूचना आई, उसके बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सुबह तड़के की घटना है, उसके बाद लगातार पुलिस चेकिंग
में लग गई और इस पूरी घटना की जानकारी में जुट गई। एक एक कुंडी पर पुलिस इसमें जांच कर रही है अब। जी, और संजय कितने लोग इसमें सवार थे, क्या जानकारी मिल रही है, बस कहाँ जा रही थी? इस बस में 30 से अधिक लोग सवार थे। ये बस गुरुग्राम से और मध्य प्रदेश के लिए निकली थी, लेकिन दक्षिणी रास्ता पर इसको हाईजैक किया गया। उसके बाद कुबेरपुर एक इलाका है, कुबेरपुर इलाके में बस की जो सवारियां हैं उनको हटाया गया, उतारा गया उसमें से। उसके बाद बस को ले जाया गया। तो ये एक पूरा गंभीर मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है कि आखिर ये बस जो हाईजैक की गई और फाइनेंस कर्मी बनकर हाईजैक की गई, तो आखिर पूरा ये मामला है क्या। बिल्कुल, कि अगर फाइनेंस कर्मी बनकर बस रुकवाई गई है, यानी कि प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत बस को हाईजैक किया गया है। अब बिल्कुल प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत बस को हाईजैक किया गया। पहले से प्लानिंग की, बस कहां से निकली है, उसके बाद इसको रैकी किया गया, उसके बाद इस बस के पीछे छाया गया और दक्षिणी बाईपास आके इसको हाईजैक किया गया। कुबेरपुर पर सवारी उतारी गई। तो पूरी प्लांट में तरीके से इस बस को हाईजैक किया गया। और चालक परिचालक को लेकर संजय कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि पहले बंधक बनाने की जानकारी मिली, लेकिन इस वक्त अपडेट आपके पास क्या है? क्या कोई अब तक बातचीत हो पाई है किसी भी अधिकारी से इस मसले को लेकर? कोई जानकारी आपके पास हो? इस मसले पर आगरा एसएसपी के पास में, आगरा एसएसपी ने इस पर पूरे क्लियर भी किया है कि सारी चीजों को लेकर जो जांच पड़ताल चल रही है। उनके बाद जल सूचना आयुक्त से बात से लगातार अधिकारी दौड़ गए और पूरे मामले को लिया गया, पूरे बयान दिया। बिल्कुल जी संजय, बने रहिए आप हमारे साथ। तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बस हाईजैक हुई है और अभी तक बस का कोई सुराग नहीं मिला है। ये तस्वीरें देखिए, बताया जा रहा है कि 34 लोग इसमें सवार थे और सभी को उतारा गया। सुबह थाना मनपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा, जो ग्वालियर के रहने वाले, ये सूचना दी गई कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M3516, ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। तो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है, उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही जो है इस बस को वहाँ से रिकवर करते हुए जो है जो यात्री हैं उसमें उनको भी रिकवर कराया जाए। एसएसपी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस मामले में केस दर्ज किया जा चुका है, आगे की हम कार्रवाई कर रहे हैं। जानकारी जो अब तक मिल रही है, फाइनेंस कर्मी बनकर बस रुकवाई गई। गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए ये बस निकली थी और अभी तक बस का कोई सुराग नहीं मिला है। बदमाशों ने सभी को कुबेरपुर उतार दिया, ड्राइवर कंडक्टर को भी उतारा गया। साथ ही साथ जो जानकारी है कि 34 लोग इसमें सवार थे। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अब तक बस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन थे लोग जिन्होंने बस हाईजैक करके अपने साथ बस को भी ले गए और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है, एक तरफ तो लगातार प्रशासनिक अमला चुनौती दे रहा है, मुख्यमंत्री चुनौती दे रहे हैं अपराधियों को, बदमाशों को, कि वो अपराधों को बढ़ावा ना दे, या अगर अपराध करते हैं तो वो बच नहीं सकते, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई है बदमाशों की तरफ से। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 rank institute, NIET Greater Noida. Get future ready. उसके पास एक बंदूक थी और वो सटी। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें
फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। यूपी के दंगाइयों को मुख्यमंत्री योगी की दो टूक। यूपी को अराजकता स्वीकार नहीं है, सार्वजनिक निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने पर होगी वसूली। मुख्यमंत्री के दंगाइयों पर किए गए ट्वीट पर अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में कसा तंज। ट्वीट कर कहा, एक बार तो रखकर तौलना पहले सच की तराजू पर, कहीं तेरा सजा देना किसी को तेरा गुनाह न कहलाए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी पूरी की गई। आज विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। दोपहर 12 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। बीजेपी ने रूठे ब्राह्मण विधायकों को मनाने की कवायद तेज की। विधानसभा सत्र से पहले मंत्रियों ने किया फोन, सदन में मर्यादित व्यवहार करने को कहा। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बाढ़ राहत कार्य सरकार की उच्च प्राथमिकता। राहत बचाव कार्य के लिए नहीं होगी बजट की कमी। यूपी पुलिस में हो रहा ट्रांसफर के नाम पर बड़ा खेल। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, आगरा में बस हाईजैक की गई है। लगातार ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बस और कंडक्टर को उतारा गया। 34 सवारियों समेत बस को बदमाश ले गए। इस वक्त की जो जानकारी मिल रही है, 34 सवारियों सहित बस को बदमाश ले गए। कार सवार बदमाशों ने बस को हाईजैक किया। अब तक कोई जानकारी बस के बारे में नहीं है। न्यू दक्षिणी बाईपास पर जा रही एक बस को कुछ बदमाशों ने हाईजैक कर लिया। घटना बुधवार सुबह की बताई जा रही है और गाड़ी में सवार बदमाशों ने बस को ओवरटेक करने के बाद उसे रोका और बस में सवार हो गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने बस के चालक और परिचालक को हाईवे पर उतार दिया और बस को लेकर वो चले गए। हाईजैक की गई बस गुरुग्राम से मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी और तभी फाइनेंस कर्मी बनकर बदमाशों ने बस को रोका। उसमें खुद सवार हो गए। बदमाशों ने ड्राइवर और कंडक्टर पर कुबेरपुर में ही कंडक्टर को उतार दिया और खुद 34 सवारियों से भरी बस को लेकर वो फरार हो गए। बस के ड्राइवर की सूचना पर आगरा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिले के एसएसपी मौके पर पहुंचे। हालांकि अब तक बस और यात्रियों के बारे में कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई है। एक तरफ लगातार प्रशासनिक अमला बदमाशों को चिता रहा है तो दूसरी तरफ बदमाशों का आतंक जारी है। कार सवार बदमाशों ने बस हाईजैक करके मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 34 सवारियों के साथ खुद वो बस को लेकर चले गए। चालक और परिचालक को हाईवे पर उतार दिया गया। जिस बस को हाईजैक बदमाशों ने किया है उसमें 34 लोग सवार हैं। इस वक्त उनकी जिंदगी आफत में पड़ी हुई है। आगरा में बदमाशों ने बस को हाईजैक किया। सुबह की ये खबर बताई जा रही है। चालक परिचालक को बदमाशों ने कुबेरपुर हाईवे पर उतार दिया। फाइनेंस कर्मी बनकर बस को बदमाशों ने रुकवाया और बताया जा रहा है कि गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए बस निकली थी, जिसे बहुत ही शातिराना अंदाज में हाईजैक बदमाशों ने कर लिया और आगरा में बस हाईजैक हुई है। अब तक कोई जानकारी बस और सवारियों को लेकर नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 34 लोग इसमें सवार हैं और इस वक्त उनकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि बस और कंडक्टर को उतार दिया गया, लेकिन क्या मकसद है बदमाशों का ये अब तक पता नहीं है। कौन है ये बदमाश, पुलिस के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस के बारे में कोई सुराग नहीं है। सुबह की ये खबर बताई जा रही है। कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन बदमाशों को लेकर
बस को लेकर पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। झांसी से मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कोई अपडेट इस मामले को लेकर इस वक्त आपके पास? इस समय जो हाईजैक जो बस है वो झांसी पहुंच गई है और इसमें तकरीबन 34 सवारियां हैं। पुलिस जो है मौके पर है, जो कि हाईवे पर ये बस पहुंची है, वहां पर पुलिस का आला अधिकारी जो भी है वहां पहुंच गए मौके पर और उस बस की जो है तलाश की जा रही है। और तमाम जो सुबह से जो खबर लग रही थी तो उस पर पूरा पुलिस महकमा अलर्ट था और जो सीमाएं हैं झांसी की उस सीमा पर पुलिस बल, भारी पुलिस बल तैनात था और 34 सवारियां इस पूरे बस में है। श्रीराम फाइनेंस की एम्प्लॉय हैं इसमें। जी तो मनीष, क्या कुछ पता चल पा रहा है बदमाशों के बारे में, कोई जानकारी? जी, अभी तक तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। आने वाले कुछ चंद मिनटों बाद इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी क्योंकि पुलिस आला अधिकारी मौके पर है और वहां पर तफ्तीश जारी है पुलिस की। थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मतलब जो अहम जानकारी है वो निकल के आएगी। जी, और जिस तरीके से ये मामला सामने आया है मनीष, अब सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की चुनौती है क्योंकि ये लगातार कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। आज की ये घटना है तो कहीं ना कहीं कानून के ऊपर सवाल, व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मनीष, ये सुबह की खबर थी, सुबह हाईजैक होने की खबर मिली और इसके बाद इतने घंटों के बाद कम से कम बस के बारे में पता इस वक्त पुलिस लगा चुकी है। 34 सवारियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई जानकारी आपको मिल रही हो? क्या सभी सुरक्षित हैं? कोई भी ऐसी जानकारी जो दर्शकों से आप साझा करना चाहें? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही सुबह ये हाईजैक की खबर आई और पूरा यूपी अलर्ट हो गया और हर जिले में जो पुलिस बल है हर जगह तैनात कर दिए गए थे। और ये खबर ये जैसे ही आई कि झांसी ये बस पहुंच गई है तो पुलिस बल पहले से भी यहाँ पर अलर्ट था और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने बस को जो है झांसी पहुंचते साथ चारों तरफ से उसको इस समय जो तफ्तीश की बात करें तो तफ्तीश पुलिस कर रही है कि बस कौन सी है, क्योंकि बस काफी रोकी है उन्होंने रास्ते में। अब उसमें तफ्तीश की जा रही है कि कौन सी बस है, वो कितनी सवारियां हैं। पूरी तफ्तीश के बाद थोड़ी देर में इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मनीष जुड़ने के लिए। तो हाईजैक बस झांसी पहुंच चुकी है, अभी भी तफ्तीश चल रही है। आगरा से जिस बस को बदमाशों ने हाईजैक किया था वो झांसी पहुंच चुकी है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। पुलिस लगातार बस को ट्रेस करने में जुटी थी और चालक परिचालक को बदमाशों ने कुबेरपुर उतार दिया था, लेकिन इस बस में 34 लोग सवार हैं और गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए बस निकली थी। जो अब जानकारी मिल रही है, ताजा अपडेट ये है कि हाईजैक की हुई बस झांसी पहुंच चुकी है और कई बसों को पुलिस ने रोका है, चेकिंग चल रही है। आगरा से बदमाशों ने बस को हाईजैक किया था। श्रीराम फाइनेंस की बताई जा रही है बस, और फाइनेंस कर्मी बनकर बदमाशों ने बस को रोककर इसे हाईजैक किया। चालक परिचालक को नीचे उतार दिया गया और इसके बाद बस को लेकर बदमाश फरार हो गए। लेकिन अब कुछ घंटों के बाद जो जानकारी मिल रही है कि बस झांसी पहुंच चुकी है। आगरा से हाईजैक हुई बस झांसी पहुंची। श्रीराम फाइनेंस की ये बस बताई जा रही है और आपको बता दें कि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। स्थिति थोड़ी देर बाद साफ हो पाएगी, क्योंकि जो इस वक्त ताजा अपडेट है कि पुलिस की टीम झांसी में इस वक्त चारों तरफ फैल चुकी है और बस की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि कई बसों को पुलिस ने रोका है चेकिंग के लिए। श्रीराम फाइनेंस के कर्मी ले गए थे बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। अब देखिए, अब जानकारी धीरे धीरे सामने आने लगी। गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए ये बस निकली थी और सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को एक बार फिर से बदमाशों ने चुनौती दी है। श्रीराम फाइनेंस के कर्मी इस बस को ले गए थे, फाइनेंस कर्मी बनकर बस को हाईजैक किया गया था, जिसमें 34 लोग सवार थे। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं और फाइनेंस कर्मी जबरन इस बस को लेकर गए थे। आगरा से बस हाईजैक की गई थी, ये बस झांसी पहुंची, जिसके बाद अब इसके बारे में जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए ये बस निकली थी और सुबह इसे हाईजैक बदमाशों ने किया। कार सवार बदमाश आए ओवरटेक करते हुए,
पहले बस रुकवाई गई। फाइनेंस कर्मी खुद को उन्होंने बताया और बस में सवार हो गए। कुछ दूर के बाद उन्होंने जबरन चालक और परिचालक को हाईवे पर उतार दिया। कुबेरपुर चालक और परिचालक को उतारते हुए वो बस को लेकर फरार हो गए। और अब जो जानकारी है कि आगरा से जो बस हाईजैक हुई थी वो झांसी पहुंची है। श्रीराम फाइनेंस के कर्मी बस को लेकर गए थे। गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए ये बस निकली थी और बस में जितने भी यात्री सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी कई तरीके के सवाल कि आखिर मकसद इसके पीछे क्या था। अरे बस पे क्या करते हो आप? अच्छा लगो, ये कहाँ का मामला है, कहाँ पे हुआ था आपके साथ? हम गुड़गांव से चले थे। ये मैं तो कृष्णा ढाबा है, खाना खाया कोसी के पहले, खाना खा के मैं सो गया और ड्राइवर साहब चलाती है गाड़ी। वही मैं जाता हूँ, उसके साथ देता उनको। और ये टोल टैक्स है कहीं यहाँ पे। हाँ टोल टैक्स है। हाँ वहाँ पे आगे की बात बता रहे। क्या हुआ फिर वहाँ पे? वो गाड़ी वाले ये पहले इनको उतारा, मोबाइल वाले लिए इनका ड्राइवर साहब। मैं सो रहा था, इनने बताया कि अंदर है स्टाफ, पकड़ के मेरे को खींच के गाड़ी में ले गए। कितने लोग थे वो? वो हमें जो ले गए वो 4 लोग। किस में सवार थे वो? वो एक गाड़ी थी ना। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार थे? हथियार हमें नहीं दिखे। मुँह खुले थे, बंद थे? मास्क लगाई, मास्क सब लगाए। क्या कह रहे थे आपस में, क्या बातें कर रहे थे? आपस में ये कह रहे थे कि हम फाइनेंस वाले हैं, 8 किस्त हमारी बाकी है इस गाड़ी की, और फ़ोन लगाते हैं तो सेठ देता, फ़ोन नहीं उठाता, कहीं किसी को पड़ा देता, कहीं किसी को पड़ा देता। फिर कहाँ ले गए थे वो लोग आपको? हमको अब मेरे को आगरा की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इस साइड कहीं पे ले गए रहे, काफ़ी देर दिया रहे। जो सवारी थी बस थी, उन्हें कहाँ ले गए, कुछ जानकारी? वो हम वहीं खड़ी किए रहे। एक गाड़ी और 2 थी उनकी, एक गाड़ी और बस नहीं। एक गाड़ी और थी? हाँ 2 गाड़ी रही। दूसरी गाड़ी कौन सी है? और उसका नंबर नहीं है, इसका नंबर है हमारे पास। कौन सी वाली गाड़ी का नंबर है आपके पास? DL12 AC 2286 AC 2286। जैलो, हाँ जैलो है, बता रहे। एक गाड़ी और। अच्छा फिर क्या हुआ आपके साथ? आप लोगों को कहाँ छोड़ दिया इन्होंने? अब वो एक चौराहे में उतार दिया, उनको पता है ड्राइवर साहब को, मेरे को ज़्यादा। आपके साथ और कौन कौन था? हम 3 जने थे ना। आपका नाम? राम विशाल पटेल। राम विशाल पटेल। हाँ। पिताजी? श्री तेजा पटेल। निवासी? आपने थाना मलपुरा में सूचना कब दी? फिर हम गए वो उसमें एक बालाजी टेबल से यहीं जा, मतलब आगरा में। हाँ। और एक कोई और नाम के हैं, उनके यहाँ गए। हम कहा सवारी वाली भेजी, कैसा क्या हुआ गाड़ी वाली? बोली यहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर हम एक जगह और ये कोई थाना है यहाँ पे गए, तो उन्हें यहाँ भेज दिया, हम यहाँ चले। और दूसरे साथी का नाम क्या है? भूरा। भूरा क्या करते हैं? भूरा हेल्पर ही करते। ये कहाँ के रहने वाले हैं? और ये ग्वालियर का पूछा गया। ठीक है, ग्वालियर के। अच्छा रोल, क्या नाम है आपका? राम विशाल। कहाँ के रहने वाले? कंडला। अरे बस पे क्या करते हो आप? तो एक्सक्लूसिव बातचीत आपने इस वक्त इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सुनी। ये कंडक्टर है जिसे आप सुन रहे थे, हाईजैक हुई बस का कंडक्टर राम विशाल नाम है, और कहना है कि मास्क लगाकर तमाम लोग आए थे। कार में सवार होकर पहले वो आए, उन्होंने बस को ओवरटेक किया और इसके बाद बस को रुकवाने के बाद खुद को फाइनेंस कर्मी बता रहे थे। उनका कहना था कि कई महीनों से किस्त बाकी है और मास्क लगाने की वजह से लोगों की पहचान नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने चालक और परिचालक को कुबेरपुर उतार दिया, जबकि जो 34 लोग बस में सवार थे उनको लेकर वो रवाना हो गए। और अब जो जानकारी है कि जो आगरा से बस हाईजैक की गई थी वो झांसी पहुंच चुकी है और अब इस पूरे मामले की एक के बाद एक कड़ी सामने आ रही है। आगरा से संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए अब जो तस्वीर है साफ आ रही है। कंडक्टर की बातचीत भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई और उसका कहना था कि लोग मास्क लगाकर आए थे, लेकिन फाइनेंस कर्मी खुद को बता रहे थे और किस्त बाकी होने की बात वो आपस में कर रहे थे। संजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है।
एक बार फिर से संजय को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको इस मामले से जुड़ी हुई तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक के बाद एक जो जानकारी सामने आ रही है वो भी आपको बता रहे हैं। पुलिस जैसे ही पुलिस के पास ये सूचना आई, पुलिस बस को ट्रेस करने लगी और इसके बाद जो जानकारी सामने आई वो ये है कि श्रीराम फाइनेंस की ये बस बताई जा रही है। सभी यात्री इस वक्त सुरक्षित हैं। बस झांसी पहुंच चुकी है। धीरे धीरे इस मामले को लेकर और भी तस्वीरें साफ हो रही हैं। ड्राइवर और कंडक्टर को 300 रुपए दिए गए। दोनों को फाइनेंस कर्मियों ने खाना भी खिलाया था और श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बस ले गए। किश्त बकाया होने की बात उन्होंने कही थी, आपस में उन्होंने बातचीत की थी, ऐसा बस के कंडक्टर का कहना है। जो बस हाईजैक हुई थी उसके कंडक्टर का कहना है कि वो आपस में किश्त को लेकर बातचीत कर रहे थे। बस का मालिक नहीं चुका पा रहा है किश्त और इसी को लेकर उनमें गुस्सा है। ड्राइवर और कंडक्टर को 300 रुपए दिए गए थे। दोनों को फाइनेंस कर्मियों ने खाना भी खिलाया था, लेकिन बस को वो लेकर फरार हो गए थे। अब ये बस झांसी पहुंची तो इसके बारे में जानकारी सामने आ रही है कि 34 लोग इसमें सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। बस का मालिक नहीं चुका पा रहा है किश्त, जो कि आपस में जिन लोगों ने बस हाईजैक की थी वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि 7 महीने से किश्त बकाया है। इसको लेकर श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों में गुस्सा और इसी शायद गुस्से की वजह से बस हाईजैक की गई थी। संजय एक बार फिर से आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय देखिए, एक के बाद एक तस्वीरें साफ हो रही हैं और 7 महीने से किश्त बकाया होने के बाद एक तरीके से ये गुस्सा फूटा है श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारियों के। तो जिस प्रकार से ये घटना सामने आई उसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता। जिस प्रकार से श्रीराम फाइनेंस कंपनी का बकाया भी था तो उसमें सवारियां सवार थी और बीच से बस को हाईजैक किया गया। उसके बाद उस बस को जो ड्राइवर कंडक्टर उनको उतारा गया, 300 रुपए उनको दिए गए। लेकिन जिस प्रकार से पूरी घटना सामने आई और पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया गया, तो ये कोई तरीका नहीं है। सुबह सवेरे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अब जो परत दर परत खुल रही है उसके बाद सारी घटना सामने आ रही है इसमें। जी, विजय मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय देखिए, गुस्से का एक नया तरीका सामने आया है। इसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन एक तरीके से इसे देखा जाए तो चुनौती देने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई है। देखिए, ये फाइनेंस जो भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं उनका कुछ तरीका जो है वो इसी तरह का ही होता है, जिसमें वो इसी तरह से ही किसी की गाड़ियां रास्ते में रोकते हैं, उठा ले जाते हैं। हालांकि इसमें नियम कानून की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि ये कोई तरीका नहीं होता है इस तरह से काम करने का, या इस तरह से वो चीज़ों को नहीं ले जा सकते, क्योंकि बगैर किसी सरकारी व्यक्ति या पुलिस कर्मचारियों के जरिए से या किसी पुलिसकर्मी के मौजूद रहने के बाद ही ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इनकी पुलिस से बहुत अच्छी साठगांठ होती है और जाहिर है कि उसी साठगांठ का नतीजा ये होता है कि इस तरह की चीज़ें वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि लोकल पुलिसिंग जो है वो उनका काफ़ी सहयोग करती है और जिस तरह की साठगांठ होती है वो किसी छिपी नहीं हुई है। हालांकि ये जिस तरह की बातें सामने आ रही, करीब 7 माह से किस्त बकाया थी और मुझे लग रहा है कि हर समय इस विषय को लेकर के बस मालिक या फाइनेंस कंपनी के बीच में बातचीत होती रही होगी। लेकिन आज जिस तरह से अचानक वो लोग पहुंचते हैं, बस को रुकवाते हैं, हालांकि बस में सवारी रहती है, बस की सवारियों को वो सुरक्षित तरीके से उतारते हैं, कंडक्टर और ड्राइवर को भी कुछ पैसे देते हैं और उन्हें भी खाने पीने की, यानी जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं इसमें पता चल रही है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा नुकसान उन्होंने नहीं किया था और सीधे तौर से कहा जा सकता है कि उनको बड़ी आसानी से उतारा और उनको फिर यहाँ पर बस को लेकर के वो चले गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किस तरह की चीज़ें थी या किस तरह से ये काम करने का तरीका है, लोकल पुलिसिंग का किस तरह से उन्हें साथ मिला हुआ है, क्या नियमानुसार वो इस तरह से बस को रोक करके उठाकर लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि अगर उन्हें बस ले जानी थी तो उस गंतव्य स्थल से ले जाते जहाँ पर बस खड़ी थी। इस तरह से बीच में रोकना और सवारियों को इस तरह से परेशान करना, तो ये कहीं ना कहीं से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि यहाँ पर फाइनेंस कंपनियों के जरिए से जो सवारी हैं उनको किस तरह से यहाँ पर उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाया गया या फिर किसी के साथ कोई मारपीट हुई है या फिर सबको सुरक्षित तरीके से ही वो ले गए हैं, ये सब चीज़ें जांच का विषय है। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इन पूरे विषय को लेकर के बस मालिक और मुझे लगता है कि शायद फाइनेंस कंपनी दोनों ही कानून के जद में आते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने फाइनेंस या किस्तों पर चीज़ें ली हुई थी तो जाहिर सी बात है कि उन्हें किस्तें देनी चाहिए थी और अगर वो किस्त नहीं दे पा रहे थे तो उन्हें बस वहाँ
पर फाइनेंस कंपनी को देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से फाइनेंस कंपनी और एक बस मालिक के बीच में विवाद था, उसमें कहीं ना कहीं वो 40 यात्री फंसे, क्योंकि उन्हें इमरजेंसी में कहीं ना कहीं जाना था, वो भी कोविड काल में, क्योंकि कोविड काल में बहुत ही कम लोग निकलते हैं जब उन्हें कहीं जाना होता है। किसी को किसी के घर पहुंचना था, कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा था, या कोई हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय को लेकर के ही अपने घर से बड़ी मुश्किल से बामुश्किल निकला हुआ था। और यहाँ पर हालात ये हैं कि यहाँ पर फाइनेंस कंपनी और मालिक के झगड़े में फंस करके उसका क्या नुकसान हुआ है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ फाइनेंस कंपनी ही नहीं, बस मालिक दोनों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इस तरह की विवादित चीजों के बीच में जो साधारण जनता का नुकसान हुआ है या जो साधारण जनता परेशान हुए, उसको लेकर के क्या सरकार कार्रवाई करे। क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है, यानी आप उधार लेते हैं, उधार जो नहीं चुकाते, जिनसे उधार लिया जाता है वो भी पुलिस को पूरी सेटिंग करके बाकायदा गुंडई के साथ में वो बस को रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कानून के स्वरूप में एक बदलाव, या कहा जा सकता है कि कानून से जो डर, जो दूरी बनी हुई है, उसका फायदा कहीं ना कहीं लोगों को मिल रहा है। और यही चीजें साफ तौर से देखने को मिली हैं कि यहाँ पर बस मालिक भी जो है वो बेधड़ तरीके से इतने बड़े लोन को उठाता है और किस्तें न जमा करके वो लगातार बसें चला रहा है। यहाँ पर फाइनेंस किया हुआ व्यक्ति भी, जो फाइनेंस कंपनी है, वो भी यहाँ पर बेधड़क गुंडई करते हुए बाकायदा बस को रोकती है। लेकिन कोई भी उन 34 सवारियों के बारे में नहीं बात कर रहा है जो परेशान हुई है। पता नहीं वहां पर कौन किस इमरजेंसी में निकला था, किस इमरजेंसी में उसे कहां पर जाना था और उसका किस तरह का नुकसान हुआ है, उसके मुआवजे की बात कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पर बस मालिक और फाइनेंस कंपनी की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है दोनों पर कानूनी कार्रवाई बनती है और दोनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई सरकार को देखना होगा। और इस मामले में अभी भी और भी कई जो सवाल हैं, जो विजय आप भी उठा रहे हैं यात्रियों को लेकर, कि उनको सीधे तौर पर डरा दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से ये बस हाईजैक की गई उस वक्त कुछ भी तस्वीर साफ नहीं थी, तो ऐसे में जरूर यात्रियों के लिए भारी परेशानी हुई। संजय, श्रीराम फाइनेंस की ये बस बताई जा रही है, कोई जानकारी बस को लेकर इस वक्त आपके पास, किसी से बातचीत हुई हो, किसी अधिकारी को लेकर अब तक जो भी सूचनाएं मिल रही है, क्या अब तक कोई भी स्थिति साफ हो पा रही है बस को लेकर? बस को लेकर पूरी स्थिति साफ नहीं हो पा रही। झांसी में बस अभी बताई जा रही है कि झांसी बस पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से पुलिस पूरे मामले को जांच पड़ताल में की हड़कंप मचा दिया गया। जो 40 यात्री हैं, जो लगभग 34 यात्री इसमें बताया जाता है कि 34 यात्री सवार थे, उन यात्रियों को जो परेशानी हुई उसको लेकर भी बात की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से पुलिस अब पूरे प्रकरण को लेकर गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। अब देखना होगा कि इसमें कार्रवाई क्या होती है। कि श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारियों ने बस को हाईजैक किया, तो हाईजैक तो बस हुई, लेकिन वो श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी थे, तो वो भी सीधे तौर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सवार थी। बस को किसी गंतव्य पर पहुंचने के बाद लिया जा सकता था, लेकिन बीच में बस को हाईजैक किया गया, उसके बाद सवारियां परेशान हुई। तो इस मामले को लेकर पुलिस भी गंभीरता से अब मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। जी, हालांकि फिर भी संजय, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, सुबह तड़के की ये खबर, और इसके बाद कई घंटे लग जाते हैं बस को ट्रेस करने में, कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा। हालांकि विजय ने जो सवाल उठाया कि लोकल पुलिसिंग को ये बात पता होती है, अगर इस तरीके की कोई भी गतिविधि चलती है तो लोकल पुलिस के पास जानकारी होती है। बिल्कुल सब तो होता है। जिस प्रकार से विजय जी ने सवाल उठाया कि जो लोकल पुलिस को उसकी जानकारी में होती है, फाइनेंस कंपनी जो कर्मी है उनकी साठ गांठ होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिस प्रकार सुबह तड़के की ये घटना है, तो कहीं पुलिसकर्मी या किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी, मिसकम्युनिकेशन रहा। इसलिए ये सुबह से जो हड़कंप मचने के बाद पूरे जिले में जब अधिकारी सक्रिय हो, उसके बाद से परत दर परत आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को दे दे बड़ी जानकारी जो इस वक्त इस मामले में सामने आ रही है कि हाईजैक बस मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। कल बस मालिक का हुआ था देहांत, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने इस बात का खुलासा किया है। बस का मालिक नहीं चुका पा रहा था किश्त, और जो एसएसपी ने जानकारी दी है वो काफी चौंकाने वाला भी है। झांसी और एमपी की सीमा पर जांच हो रही है। हाईजैक बस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बस का मालिक किश्त नहीं चुका पा रहा था, लेकिन कल बस मालिक का देहांत हुआ था। आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने इस बात का खुलासा किया है, और बस का मालिक किश्त नहीं चुका पा रहा था। फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। अब इस मामले की आगे की जो भी तस्वीर साफ हो पाएगी इस एफआईआर के बाद साफ होगी।
विजय लगातार हमारे साथ बने हुए, संजय भी लगातार बने हुए। विजय देखिए, एक नया मोड़ आ गया है और ऐसे में आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अब आगे की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि जिस बस मालिक पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि वो किस्त नहीं चुका पा रहा है, अब जो जानकारी मिल रही है कि कल उसका देहांत हो चुका है। देखिए जया, कोविड काल में यहाँ पर सरकार की तरफ से कई सारी घोषणाएं हुई थी और उन घोषणाओं में एक घोषणा ये भी थी कि जो किस्तें हैं उन किस्तों को लेकर के छूट जो है वो चाहे बैंक्स हों या फाइनेंस कंपनियां हैं वो जरूर देंगे। लेकिन प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां जो हैं वो इस बात से कहीं इतर वो अपना काम उन्होंने जारी रखा, क्योंकि सरकार की तरफ से घोषणाएं तो कहीं हुई लेकिन उस पर इंप्लीमेंट जो है वो नहीं हो सका। और जिसका नतीजा ये है कि यहाँ पर जो आम आदमियों ने जिन्होंने भी इस तरह की चीजें उठाई थी, बड़ी किस्तों पर इन तरह की चीजों को लिया था, उनको कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ। भारी नुकसान का नतीजा ये रहा कि जो किस्तें थी वो किस्तों को वो चुका नहीं पाए और देख रहे हैं आप हालात किस तरह के हैं। यानी एक नई चीज यहाँ पर अभी सामने आ रही है कि बस मालिक का देहांत हो चुका है और कल ही देहांत होने के बाद इस फाइनेंस कंपनी ने आज ही बस को अपने कब्जे में लेने की पूरी कोशिश की है। इवन कब्जे में उन्होंने ले भी लिया है और कब्जे में लेने का जो तरीका था वो काफी ज्यादा आश्चर्यजनक था, क्योंकि इस तरीके से वो कब्जे में नहीं ले सकते थे। इसके लिए उन्हें लोकल पुलिस से बात करनी चाहिए थी, लोकल थाने से बात करनी चाहिए थी, जहां पर वो बस मालिक था, जिस तरीके भी था उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होती है। तो सीधे तौर से इस पे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब कानूनी प्रक्रिया जो है वो सीधे तौर से होनी चाहिए। कानूनी गतिविधि को तेज करते हुए यहाँ पर फाइनेंस कंपनी के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ। चलिए विजय बने रहिए आप हमारे साथ, संजय आप भी बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।